चलो आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हमने किस टॉपिक पे चर्चा हो रही थी? मुगल काल के बारे में चर्चा हो रही थी, उसकी चित्रों की विशेषताओं के बारे में चर्चा हो रही थी। मुगल काल क्या है, उससे संबंधित क्या हो रही थी, इसमें हमारी चर्चाएं हो रही थी। कौन कौन से सम्राटों की हमने अभी चर्चा कर चुके हैं। सुल्तान, जिन्हें सुल्तान भी कहते हैं, मुगल साम्राज्य के सुल्तान किस किस के हो चुके हैं? जागीर इत्यादि इत्यादि सुल्तानों की क्या होगी, चर्चाएं होगी। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम 39 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इससे बताइएगा, अगर यहाँ कहीं पर शंका होती है तो निसंकोच मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल शर्माइएगा नहीं। यदि यहाँ पर आप किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ये चीज़ दोबारा रिपीट करने के लिए या सुनने के लिए आप जो चैनल है उस पर मेरी जो वीडियो हैं ऑनलाइन क्लासेस के, उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी दोबारा से। अब हम बात करें, कह रहे हैं कि मुगल काल का प्रसिद्ध जो पशु पक्षियों का जो चित्रांकन, चित्रेश्वर कहते हैं जिसे, चित्रेश्वर जी वो क्या करता था? पशु पक्षियों का चित्रांकन करता था। वो कौन था चित्रकार? उस्ताद मंसूर, ठीक है? अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन लेना आप लोग, ठीक है? अब कह रहे, अब देखो क्वेश्चन को हम किस प्रकार से घुमाते हैं। चाहे हम एग्जाम के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। आपके जो 10 नंबर के क्वेश्चन हैं इसमें से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आपको 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और एक आध कोई वर्तमान समय का पूछ लें वो बात अलग है, अन्यथा 10 के 10 नंबर आपके इससे मिल जाएंगे। इसमें से कह रहा है वो कौन सा एक चित्रकार है जो जहांगीर के समय में सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों की श्रेणी में था? बताओगे? सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, देखो जहांगीर के शासनकाल में 2 चित्रकार बहुत सर्वश्रेष्ठ रहे। देखो अब्दुल हसन, जिसे समझ रहे हो ना, अब्दुल हसन को व्यक्ति चित्रण के लिए क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों की श्रेणी में जहांगीर ने ये उपाधि दे दी थी उन्हें। ये कह दिया था कि संसार में इससे श्रेष्ठ जो सभी चित्रण करता है, जो हूबहू का जो चित्रांकन करता है व्यक्ति विशेष का। क्या हुआ था, जिस समय जहांगीर का शासन काल प्रारंभ हो रहा था, जब वो शासन पर बैठ रहा था, उस समय का दृश्यांकन, जब वो गद्दी में बैठा था उस समय जो गद्दी में बैठने का जो चित्रांकन अब्दुल हसन द्वारा बनाया गया था, जिसे उसके दरबार मंत्रियों द्वारा जो दर्शाया गया था, उसमें जहांगीर द्वारा कहा गया था कि ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ सभी चित्रण है, जिसे हम व्यक्ति चित्रण कहते हैं, जिसे हूबहू चित्रण कहते हैं। इसलिए उसे ये कहा गया था कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है। उससे पूर्व की बात करें यदि हम सभी चित्रण अकबर के काल का, तो वो है अब्दुल हसन, तो ये इसका है जहांगीर का। इससे पूर्व अधिक मिनट है, मैं भूल रहा हूँ, बसावन, उस्ताद बसावंत, ये भी व्यक्ति चित्रण बनाने में बहुत ज़्यादा निपुण थे। इनके द्वारा बहुत अधिक मात्रा में चित्रांकन किया गया है। जब जहांगीर द्वारा क्या किया गया था, जो बसावन है, जो जिसे हम बिशनदास, हाँ बिशनदास, ठीक है, हाँ सॉरी वो नहीं है, वो बिशनदास है। बिशनदास ये जहांगीर के शासनकाल में एक मुख्य चित्रकार के तौर पे रहा, जो हिंदू चित्रकार था। देखो इसकी शब्द की से पता चल जा रहा है कि कौन सा मुस्लिम चित्रकार है, कौन सा हिंदू चित्रकार है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ बिशनदास से आपको पता चल रहा है ना ये कौन सा चित्रकार है, ये हिंदू चित्रकार है या मुस्लिम चित्रकार। अब हम कह रहे हैं अब्दुल हसन, ये हसन जो शब्द जुड़ रहा है वो किसकी उपासना दे रहा है? मुस्लिम कम्युनिटी को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है? तो जब ये क्या बोलते हैं, बिशनदास, जब बिशनदास ये जहांगीर के समय का जो चित्रकार था, ये व्यक्ति चित्रण बनाने में बहुत निपुण था। तो जब ये फारस गया था
इसने क्या करता कि ये व्यक्ति चित्र में बहुत खूबसूरती तरीके से व्यक्ति चित्रण करता था और इसको जहांगीर द्वारा फारस भेज दिया गया था। वहाँ की जो रॉयल फैमिली थी, जो वहाँ का जो सम्राट था, उनकी परिवार की जो चित्रांकन किया इसने बहुत खूब तरीके से चित्रांकन, कम से कम 100 से ऊपर का चित्रांकन इसके द्वारा वहाँ किया गया। और ये बताया गया था कि भाई ये कम से कम वहाँ 1 साल तक रहा, वहाँ बहुत ढेर सारे इसने सभी चित्रांकन किया था। कहते हैं कि इसके समान कोई दूसरा सभी चित्रण बनाने में निपुण नहीं था। अब हम इसके विपरीत बात करें तो जहांगीर का जो सिंहासन का जिसमें उसका सिंहासन जब उसका तिलक हो रहा था, तो उस समय का जो चित्रांकन किया गया था अब्दुल हसन द्वारा किया गया था। तो जहांगीर ने क्या कहा कि व्यक्ति चित्र बनाने में कौन सबसे ज़्यादा निपुण है? अब्दुल हसन को श्रेष्ठ चित्रकारों की श्रेणी में रख दिया था। और जहांगीर के जो शासनकाल में जो चित्रकार रहा, जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार रहा, वो था उस्ताद मंसूर। क्योंकि जहांगीर को व्यक्ति चित्रण बनाना पसंद तो था, मगर उसका झुकाव चित्रकला की तरफ ना होकर किस तरफ ज़्यादा था? प्राकृतिक चित्रांकन की तरफ अधिक उसका झुकाव था। वो प्रकृति प्रेमी था, वो प्रकृति से उसे लगाव था। तो वो समय समय पर अलग अलग चीज़ें प्रकृति का, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी का चित्रांकन अधिक करवाता था। कहते हैं कि यदि हम बात करें, ये पक्षियों की बात करें, तो पक्षियों का कौन सा चित्रांकन करवाया था? बांस का जो चित्रांकन। यदि हम कहें कि पशु का चित्रांकन, वो है ज़ेब्रा का चित्रांकन उस समय करवाया था। पशुओं के तौर पे बांस का, ना पक्षी के तौर पे बांस का, और पशु के तौर पे ज़ेब्रा का चित्रांकन हुआ था। अब हम बात करते हैं जहांगीर ने अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसे माना? अब्दुल हसन को ही सबसे अच्छा चित्रकार उसने माना, उसको श्रेष्ठ चित्रकार की श्रेणी में उसने रखा। अब जहांगीर के दरबार के पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार। अब बात आ रही पक्षियों का। देखो, अब पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? मंसूर, उस्ताद मंसूर। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, जहांगीर कालीन मुगल चित्रकला शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मंसूर। क्योंकि जहांगीर का जो झुकाव सबसे अधिक किस तरफ था? प्रकृति। बेशक उसने अपने समय में सभी चित्रण, व्यक्ति चित्रण बनाए हैं, मगर उसने प्रकृति को ज़्यादा महत्व देते हुए प्रकृति का चित्रांकन अधिक किया। यदि उसके बेटे के अपेक्षा जो शाहजहाँ की जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहाँ किस तरफ ज़्यादा आकर्षित हुआ? वो बेशक उसके पुश्तैनी गुण उसके अंदर थे कला के क्षेत्र में, मगर उसने व्यक्ति चित्रण बनाया। वो उसकी जो शैली थी, जो अपना स्वयं का व्यक्ति चित्रण बनवाया, मगर उसका रुझान ये चित्रकला की तरफ ना होकर स्थापत्य कला की तरफ अग्रसर हो गया। इसीलिए हम क्या कहते हैं, मुगल काल का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? शाहजहाँ के समय का। क्योंकि आप शाहजहाँ के समय के बहुत अच्छे अच्छे भवनों का देखते हो ना, जो आज जिसे हम क्या कहते हैं, इतिहास के पुरातत्व 7 अजूबों में किसका नाम है? ताजमहल का। इसीलिए इसे स्वर्ण काल कहा गया है। अब यदि हम गुप्त काल की बात, मैंने आपको बताया था ना, गुप्त काल में क्या हुआ? चित्रकला अपनी उस उत्कृष्टता को प्राप्त करने में सफल रही, जो वो पाना चाह रही थी। वो उस श्रेणी तक पहुंच चुकी थी, विकसित हो रही थी। अब यहाँ पर अब या तो फिर चित्रकला के क्षेत्र में जाएगा, या तो व्यक्ति चित्रण की तरफ जाएगा, या फिर प्रकृति प्रेमी की तरफ जाएगा, या तो फिर कोई नहीं। अब जहांगीर तो पक्षी प्रेमी नहीं, क्या प्रकृति प्रेमी था, और उसका पुत्र शाहजहाँ स्थापत्य कला की तरफ मुड़ा। ठीक है। अब जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रांकन हुआ। किस चीज़ का? जहांगीर के समय में कौन सा ऐसा चित्रांकन विशेष हुआ था? बताओगे कोई? क्या है, सुन लो दोबारा। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है। किस चीज़ का चित्रण हुआ है? विशेषतः किस चीज़ का चित्रांकन जहांगीर द्वारा करवाया गया है? प्रदीप, आप बताओगे? ऐसे ही बताओ। ये अंजलि जी, आप बताओगे?
आरती, मैंने आपको कहा था ना, पशु पक्षी प्रकृति की तरफ। समझ नहीं आया? देखो क्वेश्चन को घुमा किस तरह से रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो ना यहाँ पर ही। अब क्या करें, देखो जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रांकन हुआ है। विशेष तो किसका चित्रांकन हुआ है? जो अगर हम इससे पिछले बादशाहों की बात करें, इससे जो पहले के सुल्तानों की बात करें, सभी ने व्यक्ति चित्रण बनाया है, दरबारी चित्रांकन किया है, शिकार के दृश्यों का चित्रांकन किया हुआ है। यहाँ पर कुछ हटके हो रहा है ना। व्यक्ति चित्रण तो बना है, मगर ज़्यादा महत्व किस तरफ दिया है जहांगीर ने? प्रकृति तरफ, पशु पक्षियों की तरफ ज़्यादा उसका लगाव रहा। ठीक है। अब बाज का चित्रांकन किसने किया? क्वेश्चन आ गया है, मंसूर ने किया। ठीक है। अब विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्रांकन किस चित्रकार द्वारा किया गया है? बताइए। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? कौन से चित्रकार द्वारा किया गया? बताइए। इधर दीपिका बताइए। इससे पूर्व कौन सा क्वेश्चन आया था? लक्ष्मी जी आप बताइए। वो देखो आप सीरियस होकर नहीं सुन रहे हैं। अब मंसूरी तो है, क्वेश्चन घुमा दिया ना। अब पहले क्या था? देखिए, बाज का चित्रण किसने किया था? बाज पक्षी का चित्रांकन किसने किया है? उस्ताद मंसूर द्वारा किया गया। अब क्या है, यही जो बाज का जो चित्रांकन किया गया है, विश्व में इसके समान चित्रांकन हुआ ही नहीं है। ये विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन है। अब इसमें एक विश्व शब्द आगे से जुड़ गया, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। विश्व प्रसिद्ध बाज का चित्रांकन कि उस्ताद मंसूर द्वारा किया गया है। एक ही क्वेश्चन को कितनी बार परिभाषित कर दिया है, कितने तरीके से उसे प्रस्तुत करने का तरीका है ना। अब मान लीजिए अर्थशास्त्र में मांग की लोच, मांग को परिभाषित कीजिए, मांग की ऊर्ध्वाधर रेखा को दर्शाइए। बोल एक ही चीज रहा है, वो आप किस प्रकार से उसे दर्शाते हैं, किस प्रकार से उसे परिभाषित करते हैं, वो आप पे डिपेंड है। क्वेश्चन एक ही है, उत्तर उसका एक ही है। क्वेश्चन को घुमा दिया है, कहना तो एक ही चीज रहा हो, उसको समझो ना। अब देखो, पहले क्वेश्चन पूछा था मैंने, बाज का चित्रांकन किसने किया? ठीक है, सुन लो, बाज का चित्रांकन किसने किया। दूसरा क्वेश्चन आया, विश्व प्रसिद्ध बाज का चित्रांकन किस चित्रकार द्वारा किया गया। अब तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, बाज नामक चित्र के चित्रकार कौन थे? समझ गए ना क्वेश्चन को कैसे घुमाया, कौन थे? बस देखो, यदि हम एक ही क्वेश्चन को अगर 3-4 फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें वो हमेशा याद रहेगा, आप उसे भूल नहीं पाओगे। यदि आप कहीं पर भी ये क्वेश्चन आ जाओगे, आप बिना सोचे समझे इसमें टिक मार दो ना, आप नहीं भी चाहोगे, आपके नेत्र उस तरफ घूम जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन एज ए राइट है। ठीक है। अब जहांगीरकालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? जहांगीरकालीन, देखो जहांगीरकालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? हो गया। इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो चौहान जी? अब मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था। अब पेंटर आ रहा है, शब्द सुन लो। जहांगीरकालीन समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? बताओगे पेंटर कौन था? खष्टी जी आप बताओ, ममता जी, ये विकास, प्रदीप, ये आपका नाम क्या है? जगदीश जी आप बताओ। अरे भाई लोगों, एक ही चीज तो है। अब वहां पर चाहे पेंटर पूछा या चित्रकार, चित्रकार को ही तो पेंटर कहते हैं। कोई जब दीवारों में किसी का चित्रांकन किया जाता है, वो पेंटर ही तो करेगा। यदि आप उसके द्वारा कोई चित्रांकन करवाओ, या देखो फॉर्म अलग अलग होती है, शब्द का उच्चारण अलग हो रहा है ना, तो इस वजह से कन्फ्यूज मत। चित्रकार, पेंटर एक ही होता है। अब हम कहेंगे आर्टिस्ट, देखो इंग्लिश फॉर्म कुछ अलग है,
हिंदी के में अलग है, साहित्य के तौर पर अलग है। क्यों आरती, कुछ बताना चाह रही हो? ठीक है, वो कौन है, पेंटर कौन है? उस्ताद मंसूर। भैया एक क्वेश्चन कितनी बार आपके सामने उपस्थित हो गया है, फिर भी आप उसको कंफ्यूज हो जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इतना हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे? ये कई दफ़े कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, चाहे एलटी का हो या प्रवक्ता का हो या आपके हाई स्कूल इंटर में, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक चीज़ हमें क्लियर होना चाहिए। यदि आपका बेसिक लेवल मजबूत है तो आपको आगे किसी प्रकार की परेशानी को सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि हम अभी आपकी राजनीति विज्ञान की बात करें या फिर हम इकोनॉमिक्स की बात करें या इंग्लिश की बात करें, यदि हम आपकी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पे विषय ध्यान दें या आप ध्यान दो, वो क्लियर हो जाएंगी तो आपको आगे आगे यही चीज़ पढ़नी है। यदि आप उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में या पॉलिटिकल साइंस में, जो आप समष्टि विष्टि पढ़ रहे हो, जो शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जो चीज़ पढ़ रहे हो, आप उच्च शिक्षा में भी वही पढ़ोगे। यदि यहाँ पर आपकी जड़ मजबूत होगी तो ऊपर आपको किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। या कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पर भी जनरली तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप फिर जाके आप कंफ्यूज हो रहे हो। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था, बताइए। लक्ष्मी जी आप बताइए। गुड। कर क्या रहा हो? पशु पक्षियों का जो चित्रांकन कर रहा है। अब आ रहा है बांझ का चित्रांकन किसने किया? उसी ने तो किया। अब जब बांझ किसकी श्रेणी में है? पशु पक्षियों की श्रेणी में है ना, तो वही तो करेगा, कोई और नहीं करेगा। देखो एक क्वेश्चन कितने फॉर्म में आपको हमने प्रस्तुत किया, देखो समझने की बात है। यदि आप पूर्व की अगर 2 क्वेश्चन को समझ लेते, हर क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रहे हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पहुंच रहा है, आ रहा है, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने? किसके शासनकाल में बने? अंजलि, जहांगीर के बने ना। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको भ्रमित करेगा। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृति कौन सी है? ठीक है, कौन सी है? विश्व प्रसिद्ध जो है, ठीक है, जिसे हम यदि हम इंग्लिश फॉर्म में से जाने, टर्की कॉक का चित्रांकन उसके द्वारा किया गया। अब देखो कई दफ़े क्वेश्चन को किस प्रकार से एग्जामिनर पुटअप करता है। हम कहें कि बांझ का चित्रांकन किसने किया, आपका ध्यान किस में है? आप कह रहे हो बांझ। अब वहाँ पे टर्की, अब टर्की शब्द आ गया ना, टर्की कॉक किसके द्वारा बनाया गया है? उसमें कुछ मंसूर का भी नाम होगा, एक आध दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, क्योंकि यहाँ पर कौन सा शब्द जुड़ गया है? टर्की। समझिए। अब देखो हमने साहित्य में भी देखा, गद्य में भी देखा, अब हम इंग्लिश फॉर्म में भी देख रहे हैं उनसे। अब यदि लैटिन भाषा में अगर बात करें कुछ और होगा, मगर देखा जाए तो वो एक ही चीज़ है, ठीक है। यदि हम इसके थोड़ा सा विस्तार में जाते हैं, कह रहा है कि जो उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृति है वो टर्की कॉक है, आप सबको पता है। अब कह रहा है कि मंसूर चित्रकार जो जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। समझिए, मैं आपसे इसी से रिलेटिव क्वेश्चन पूछूंगा। प्रसिद्ध चित्रकार था, पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण करने में वो क्या था? निपुण था। किसी भी प्रकार के वनस्पति दे दीजिए, पशु पक्षी दे दीजिए, उसमें वो क्या था? निपुण था। तुर्की मुर्गा, इसे जो हम कहते हैं ना, अब देखो तुर्की मुर्गा, टर्की कॉक, देखो अगर मैंने कहा ना ये, अब ये किस भाषा में आ गया? तुर्की भाषा में मुर्गा शब्द आ गया।
जैसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, टर्की कॉक। अंजलि समझ रहे हो ना? ठीक है। अब चोक पक्षी, सज्जा पक्षी, फारस के जो बादशाह थे उनके द्वारा भेंट स्वरूप ये भेजा गया था। ठीक है। बाज पक्षी आदि का विश्व चित्रांकन मंसूर द्वारा किया गया। ये आप लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ नहीं हो, सबको पता है। अब मंसूर के यदि हम अन्य चित्रों की बात करें, मंसूर के अन्य चित्र भी ध्यान में रख लीजिए, आप 3 लोग भी इसे स्मरण कीजिए। अब उनमें है मोर, मोरनी नहीं है, मोर मोरनी नहीं है। समझ गए किस प्रकार से घुमा रहा है? देखो, मोर मोरनी नहीं है बल्कि मोरनी का चित्र है। देखो, मोर को उसने पृथक कर दिया। अब घुमा किस प्रकार से रहा? मोर मोरनी का चित्र, या तो कहे इसमें मोरनी का चित्र है, अब कह रहा मोर मोरनी का चित्रांकन नहीं हुआ है, सिर्फ केवल मोरनी का चित्रांकन दर्शाया गया है। ठीक है। इसी प्रकार 100 से अधिक पुष्पों का समूह भी जहांगीर के जो चित्रकार मंसूर द्वारा दर्शाया गया। कहते हैं कि जहांगीर द्वारा मंसूर को जम्मू कश्मीर भेजा गया। वहाँ के 100 जो फूल हैं उन 100 फूलों का चित्रांकन करने का आदेश दिया था। अब यदि आपने कभी फिल्मों में देखा होगा कि डल झील के किनारे बोर्ड में ढेर सारी खूबसूरत फूलों का देखा कभी, वो क्या है, उस घाटी के प्रसिद्ध पुष्प है। तो उसका चित्रांकन करने के लिए उसे जम्मू भेज दिया गया था, जो 100 से अधिक पुष्पों का चित्रांकन किया है। ना कि लाल पुष्पों का चित्रांकन समूह, उसमें लाल पुष्प भी हो सकते हैं, पीले पुष्प भी, तो किसी भी प्रकार के पुष्प हो सकते हैं। ठीक है। उनका विशेषतः चित्रांकन किया है मंसूर द्वारा। लाल पुष्प, जो लाल पुष्प है सबसे अधिक उसका चित्रांकन किया गया हो, वो येलो कलर की धरातल पे, जिसे हम पीले रंग कहते हैं, उसके धरातल पर उसका चित्रांकन किया गया है। ठीक है। अब लाल पुष्प, अब देखो क्वेश्चन बन रहा है, लाल पुष्प का किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रांकन किया गया? किसके द्वारा किया गया? मंसूर द्वारा किया। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम परिकाष्ठा पर पहुंची? अब परिकाष्ठा क्या होती है? चरम परिकाष्ठा जो शब्द आ रहा है उसे क्या कहते हैं? आप बताइए। जो कुछ आता है वो बताइए, जितना आपको स्मरण है। एक बार पुनः मैं आपके सम्मुख से क्वेश्चन रख रहा हूँ। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम परिकाष्ठा पर पहुंची? अरे तो खड़े होकर बताइए। हाँ, अब मेरे को एक चीज़ बता दीजिए। ये कह रहा है कि अपनी चरम परिकाष्ठा पर पहुंची। ये चरम परिकाष्ठा होता क्या है? अंजलि बैठी है, ठीक है, बताइए। ये आरती, आप ही बताइए, बैठो। जो चरम परिकाष्ठा पर पहुंची, किसके शासनकाल में पहुंची? मुगल चित्रकला अपनी चरम परिकाष्ठा पर पहुंची। किस मुगल राजा के शासनकाल में ये अपनी चरम सीमा पर पहुंची? मैं आपके सम्मुख से, यदि आपको नहीं आ रहा है, मैं आपके सम्मुख से कुछ मुगल सम्राटों का नाम रखता हूं, आप बताइएगा। अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? तो पहले ही पता होना चाहिए ना ये, क्योंकि हम टॉपिक किस पे चल रहा है? जहांगीर पे चल रहा है, तो जहांगीर से रिलेटिव भी क्वेश्चन आएंगे। बैठिए। अब परिकाष्ठा क्या होती है? कहते हैं जब चित्रकला अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेती है तो वो क्या होती है? उस चित्रकला की परिकाष्ठा को अपना लिया, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। अब यदि हम कहें व्यक्ति विशेष का सजीव चित्रांकन, सभी चित्रांकन हूबहू चित्रांकन कर दे रहे हैं हम, आप ऋतु हो, हमने सेम आपका ही पोर्ट्रेट बना दिया।
अब इससे अधिक क्या बन सकता है? या आपको कोई वो एलियन के तौर पे दर्शाए तो तब कहें भैया कि कला अपनी उच्च स्तर को प्राप्त करेगी, जब वो अपनी चरम परिकाष्ठा को पहुंच चुकी है। यही है ना, आपका चित्रांकन बनाया, ठीक है, हम उसमें थोड़ा सा हेर फेर कर सकते हैं, आपके कहीं पर तिल दर्शा सकते हैं ना, यही हो सकता है, बस उसमें थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, मगर चेहरे का जो आपका जो प्रतिबिंब है वो तो सेम वही रहेगा ना, उस पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ी की जा सकती है नहीं, क्योंकि हम क्या बना रहे, हूबहू सभी चित्रण। अब अपनी परिकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी है, किसके शासनकाल में प्राप्त हुई? जहांगीर के शासनकाल में। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, अब ये कह रहा है जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने पूर्ण रूप में विकसित हो चुकी थी। समझ गए ना कहना क्या चाह रहा था मैं? जहांगीर के काल में चित्रों को सुसज्जित एवं अलंकृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग बड़ी सावधानी और कुशलता के साथ किया गया है। जहांगीर के काल में चित्रकला अपनी परिकाष्ठा में पहुंच गई। आपको मैंने बता दिया सिंपल से उदाहरण, भैया आपका जो चित्रांकन है यदि हम उसमें कुछ हेर फेर करना चाहें तो अगर कोई तिल या किसी प्रकार का कोई आइडेंटिफाई अगर हम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष का, मान लीजिए मेरा चित्रांकन कर रहे हैं, मेरी मुद्राएं जिस प्रकार से, मेरी आँखों का जो स्वभाव है जिस प्रकार से मेरा है उसी प्रकार के बनाओगे ना। आपके सम्मुख से मेरी इस प्रकार की मुद्रा में बैठा हूँ, आप इसी प्रकार की मुद्राओं में दिखाओगे, ज़्यादातर हाथ यूँ कर दोगे, क्या है, मगर बन तो हूबहू बन रहा है ना। अब इससे ऊपर क्या बन सकता है? यदि आप उसमें क्या हो, ज़्यादा उसमें कलरों का जो कलर होगा, आप जो स्किन का जो कलर है उसी प्रकार का कलर से बनाओगे। अब क्या भैया, जब हम इस प्रकार की कला में निपुण हो चुके, इससे अधिक हम क्या करना चाहेंगे? कुछ हो सकता है? मेरी समझ से तो परे है कि उससे कुछ ज़्यादा हो सके। आप जो मोबाइल से सेल्फी लेते हो, हूबहू आपका सेल्फी ले लेते ही, उससे ज़्यादा सेल्फी क्या लेगा? आप उसमें ऐसा क्या है, आप ब्यूटी प्लस कैमरा का यूज़ कर लोगे, खींचेगा तो वही, ज़्यादातर उसमें क्या होगा, कलरों का थोड़ा सा फिर हेर फेर बदल होता है। यही होता है, आपको समझा रहा हूँ, ये होता है ना। क्या आपकी नाक टेढ़ी है तो उसको सीधी कर देगा? है, वही चीज़ होगी ना। तो अपनी परिकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों को भी सुन लीजिए। क्या है, नोट कर लीजिए, जिसे उचित लगता है आप रहने दीजिए, ठीक है। साइबेरिया के एक बिरल, साइबेरिया के एक बिरल सारस का चित्रांकन मंसूर द्वारा बनाया गया। साइबेरिया आपने सुना है? साइबेरिया के जंगल सुना है किसी? इधर प्रदीप सुना है? साइबेरिया दक्षिण अमेरिका के साउथ वेस्ट कैरोलिना के साइड साइबेरिया के जंगल बहुत घने रहते हैं। वहाँ का एक दुर्लभ, यदि हम दुर्लभ कहें, इसे बिरल कहते हैं, बिरल को भी हम दुर्बल कहते हैं, जो विलुप्त की कगार में है, जिसे रेड बुक में उसको अंकित किया गया। रेड बुक एक ऐसी बुक है जहाँ पर जो हमारे विलुप्ति की कगार में जो पशु पक्षी या यदि कोई ऐसी चीज़ रहती है, मान लीजिए मनुष्य प्रजाति का एक ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ढेर सारी खूबियों से लैस है, एक सामान्य मनुष्य से भी कहीं अधिक क्षमतावान यदि है संसार में, यदि इकलौता बचा है, तो वो रेड बुक में उसका अंकन हो जाता है। मान लीजिए आज हमारे बीच ये जो मोनाल है, जो हमारा, समझ रहे हो ना, राज्य पक्षी मोनाल, क्योंकि इनका शिकार बहुतायत मात्रा में हुआ तो अब इनकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, बहुत कम, ना के बराबर। यदि 2-4 भी बचे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी ये है कि इनको बचाए, इस धरातल से इनका अस्तित्व खत्म हो जाए। यदि 2 पक्षी बचे हैं, यदि वो किसी कारणवश बीमार या कुछ हो जाते, मर जाते हैं, तो ये प्रजाति क्या हुई, विलुप्त हो जाएगी। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो उसका दीदार नहीं कर पाएगी। एक ऐसी बुक होती है जिसे रेड बुक कहते हैं, उसमें विलुप्त होने वाले कगार पे जो पहुंच जाते हैं उनका
क्या होता है, उनका अंकन कर दिया जाता है। इसी प्रकार से बिरल, साइबेरिया के जंगल में ऐसा बिरल पक्षी था सारस का चित्रांकन मंसूर द्वारा किया गया था, जो आज विलुप्त हो चुका है। बस हम उसको आज फोटो में देख सकते हैं। डायनासोर विलुप्त हो गए, हम क्या देख रहे हैं उनकी, बस जो चित्रांकन बने हैं, जो फोटोग्राफ हमें जो दिखे, हमने जो एक फोटोग्राफ 3D आयाम जो प्राप्त हुए, उनके फॉसल जो हमें प्राप्त हुए, उसके द्वारा हम अनुमान लगा रहे हैं ना, किसी प्रत्यक्ष मनुष्य द्वारा कि डायनासोर ऐसा होता है किसने देखा, जो हमें जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनके जो अवशेष जो मिला है, हमने उसको स्कैनिंग किया। स्कैन के बाद आजकल हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो उसका 3D स्कैनिंग करा कि हमने अनुमान लगाया कि ये इस प्रकार से होगा। तो आज हमें जिस प्रकार से दिखाई देता है, तो उस प्रकार से हमें जो चीज़ समाज में दर्शाई जाती है हूबहू हम उसी का अनुसरण करते हैं। आज सोच लीजिए, कोई बच्चा पैदा होता है ना 2 से 3 साल का, हम उसे ई फॉर एलिफेंट पढ़ाते हैं, सिर्फ वो फोटो दिखाते हैं। बच्चे ने देखा नहीं है ना। यदि कहीं पर भी आप उस बच्चे से कहोगे ई फॉर, वो एलिफेंट कहेगा, क्योंकि हमने उसे किस में दिखा रखा है, चित्रों के माध्यम से उसे दर्शाया रखा है। यदि वो प्रत्यक्ष तौर पर कहीं पे एलिफेंट दिख गया है, क्योंकि हमने उसको उसकी जो चेतन अवस्था में हमने क्या डाल दिया, एलिफेंट, कि ऐसा होता है, वो तुरंत आपसे बिना पूछे वो सीधे जब कभी उसका सामना होगा तो वो सीधा कहेगा मम्मी दिस इज एलिफेंट। वो क्या है, यही चीज़ें होती हैं, समझ गए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है, किस मुगल शासक के काल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई। अब भैया विकसित हुई पूर्ण रूप से कौन हुई है, ममता जी आप बताओगे। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई। गुड। किसके शासनकाल में हुई प्रदीप, आप बताइए। हाँ, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने पूर्ण स्वभाव कहते हैं जिसे, ये आपने पहले देख लिया था, परिकाष्ठा पे पहुंच गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। किस मुगल शासक ने यूरोपी ध्यान रखिए, किस मुगल शासक ने यूरोपी चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई। अब यूरोपी करा ना, मैंने आपसे पूर्व में कहा था जहांगीर द्वारा किसको भेजा गया था, यूरोप और फारस, किसको भेजा था, बिशन दास को भेजा था, कि वहां का रॉयल फैमिली का जो चित्रांकन करने के लिए, व्यक्ति चित्रांकन करने के लिए भेजा था। अब ये कह रहा है किस मुगल शासक के समय में यूरोपीय चित्रांकन की अनुकृतियां तैयार की गई। भैया आप वहां जाओ, वहां की चित्रांकन करके इधर लाओ। किसके शासनकाल में था, जहांगीर। ऑटोमेटिकली आप समझ गए ना, आदेश जहांगीर ने दिया, बिशन दास जी गए वहाँ, उनका चित्रांकन करके आए और अपने साथ कुछ चित्रांकन यहाँ लाए। अब सर क्या हुआ, अब क्वेश्चन क्या बना, किस मुगल सम्राट के समय में यूरोपियन चित्रकला को चित्रांकन किया गया। जहांगीर के शासनकाल में वो चित्रांकन किया गया। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा। ये कह रहा है जहांगीर ने यूरोपीय चित्रकारों की अनुकृतियां तैयार करवाई। किसने करवाई थी, जहांगीर ने ना। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता रही कि ईरानी प्रभाव कम। हम जो ईरान से जो मुगल सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ एक चीज़ मैं अभी आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ, मेरे को कल ध्यान आया था, मैं आपके सम्मुख से रखूँगा। हमने क्या पढ़ा था कि मुगल काल की नींव किसने रखी और मुगल काल का स्थापना किसने की, दोनों में अंतर है। यदि हम मुगल काल की स्थापना की बात करते हैं, मुगल काल को स्थापित किसने किया, वो किसने किया, ईरानी सभ्यता से कौन आया, बाबर द्वारा भारत में क्या किया गया था, मुगल काल का स्थापना की गई थी, उनके द्वारा आई गई थी। मगर भारत में मुगल शैली, अब देखो सभ्यता को कौन भारत आए, मुगल सभ्यता को विकसित किसने किया, बाबर द्वारा। अब कह रहा है मुगल शैली को
मुगल शैली को भारत में किसके द्वारा नींव रखी गई? कंफ्यूज मत, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। भारत में मुगल शैली की नींव किस सम्राट द्वारा रखी गई? अब देखो, अब नींव की बात कर रहा है, सभ्यता स्थापित किसने किया? बाबर ने। अब नींव रखने की बात कर रहा है, अब नींव उसके पुत्र द्वारा रखी गई है, हुमायूं के द्वारा। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नींव और स्थापना दो अलग अलग चीजें होती हैं। यदि कभी ऐसा आ जाता है, कहते हैं कि भारतीय चित्रकला को मुगल शैली के आधार पर नींव किसने रखी, तो वो हुमायूं हो जाएगा। अगर ईरानी सभ्यता से भारत मुगल शासक की स्थापना किसके द्वारा की गई, वो किसके द्वारा की गई? बाबर द्वारा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक जहांगीर के शासनकाल में एक चित्रकार रहा, ठीक है। जहांगीर ने क्या किया था बताओ? जहांगीर के शासनकाल में एक ऐसा व्यक्ति रहा, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, आपको मैं बताता हूँ, रुको एक मिनट। हाँ, जहांगीर के दरबार में एक था इनायत खां। इनायत खां जब वो अपनी मृत्यु के निकट था तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दुर्बल हो गया था और उसकी हड्डियां दिखाई देने लगी थी। जब वो मृत्यु के बहुत निकट था तो जहांगीर द्वारा उसका चित्रांकन करवाया गया था। समझ रहे हो ना? उसकी हड्डियां सूखी पड़ी हैं, वो मरणासन के अवस्था में पहुंच चुका है। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा किसके द्वारा, इनायत खां जो मृत्यु के करीब था का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, तो वो जहांगीर के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब जहांगीर के शासनकाल के चित्रकार फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदित्य शाह का एक आकर्षित चित्रांकन किया गया था। देखो, आपको एक चीज़ ये बताइए कि किसी सम्राट के शासनकाल में बहुत ढेर सारे चित्रकार होते हैं, उसमें कोई पीरियड होता है। मान लीजिए आप के घर में 5 भाई बहनें हैं, उसमें मम्मी पापा को कोई ऐसे बच्चे प्रिय होते हैं जो उनके बहुत हृदय के करीब रहते हैं। समझ रहे हो ना? ऐसा ये नहीं है कि मम्मी पापा प्रेम किसी से नहीं करते, सभी से करते हैं, मगर कोई उनके लाडली होते हैं, कोई लाडले होते हैं ना। तो उसी प्रकार से जहांगीर के शासनकाल में भी कुछ ऐसे उसके निकटतम चित्रकार रहे हैं जिन्हें हम सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में जहांगीर शासन के मुख्य चित्रकारों में गिनते हैं। और उसी के अनुरूप एक चित्रकार हैं फारूक बेग, जिन्होंने बीजापुर के सुल्तान, एक ये फारूक बेग चित्रकार थे, उन्होंने बीजापुर राज्य के सुल्तान आदित्य शाह का चित्रांकन करवाया था हूबहू, ठीक है। कहीं पर कोई शंका? इधर प्रदीप आपको। अब मुगल सुंदरी के चित्रण किसके समय में बने हैं? अब यहाँ पर सुंदरी शब्द आ गया, ठीक है। मुगल सुंदरी के चित्रण किसके समय में बने हैं, कोई बताएगा? किसके शासनकाल में बने हैं? जहांगीर के शासनकाल में। अब सुंदरी का भी, अब यदि है मोर को उसने छोड़ दिया, मोरनी का चित्रांकन कर दिया, तो इसी प्रकार से क्या पता नायिका भेद का भी चित्रांकन अधिक मात्रा में किया होगा। स्वयं यदि स्वयं का चित्रांकन कर रहा है तो अपने बेगम का भी चित्रांकन कर रहा होगा, ठीक है। अब मुगल सुंदरी के चित्रण जहांगीर के समय में बनाए गए हैं। जहांगीर के शासनकाल में व्यक्ति चित्रण बहुत बड़ी मात्रा में बनाए जाने लगे थे, ठीक है। समझ गए अंजलि? हरम की बेगम के सुंदर चित्रण बनवाए गए। अब यहाँ पर कह रहे हैं ना सुंदरी, ये थे हरम की बेगम, उन बेगमों के। अब एक होता तो बेगम होता या बेगमों का,
राजा बहुत ढेर सारे उनका क्या करते हैं, अपनी रानियाँ रखते हैं, अलग अलग रानियाँ रखते हैं। मान लीजिए हमने इस प्रदेश को फतह करा, अब यहाँ कोई राजा है, उसकी पुत्री है, तो हमने उसे अपनी बेगम बना लिया। इस प्रकार से सम्राटों की कई बेगमें हुआ करती थी। जैसे अकबर की कई बेगमें थी, मगर मैंने आपको कहा था ना, कोई एक माँ का लाडला होता है, उसी तरफ से उसका भी कोई एक पीर थी, जिसका नाम क्या था बताओ? अकबर की बेगम का नाम क्या रहा? जोधा बेगम, है ना। आपने यदि जोधा वो अकबर कालीन वो सीरियल आता है, उसमें देखते हैं, उसमें दूसरी वाली बेगम कहती है इससे अधिक प्रेम करता है, हमसे नहीं करता है। यही चीज़ होता है, समझ गए ना। अब हरम की बेगमों का सुंदर चित्रांकन क्या करा, बनवाया। इन तुलिकाओं का जो चित्रांकन हुआ है वो बहुत लयात्मक और कोमल और सजीव तौर पे किया गया है। यदि हम बेगमों का चित्रांकन कर रहे हैं तो उसमें स्पष्टता और शालीनता होना बहुत आवश्यक है। साथ साथ में उसको क्या करना है, हूबहू दिखना है। और जो करणों का प्रयोग कर रहे हैं, जो वर्णों का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी सदैव तौर पे होनी चाहिए, नपीतुली होनी चाहिए, 3:1 में या 3:4 में होनी चाहिए। जो अनुपात होते हैं उसके अनुरूप होने चाहिए, ठीक है। अब इस जो टॉपिक चल रहा है हमारा, अगर हम यदि इसके तथ्यों की बात करें, ठीक है। अब जहांगीर ने चित्रकार दौलत को उसके सभी साथी चित्रकारों की आकृति बनाने का आदेश दिया। जहांगीर ने, देखो वैसे स्मरण रखो, जहांगीर ने चित्रकार दौलत को, जो मैंने बोला ना कि उसके अधीन बहुत ढेर सारे चित्रकार होंगे, अलग अलग चित्रकारों के नाम अलग अलग होंगे। देखो कुछ प्रसिद्ध चित्रकार हैं जो हमें मौखिकी याद होते हैं, कुछ होते हैं जिसे हमें स्मरण करना होता है। अब दौलत उसका जो एक चित्रकार था, उसने उनके सभी साथियों का चित्रों का चित्रांकित करने का एक आदेश दिया, भैया इतने ढेर सारे लोगों का इसका चित्रांकन आप स्वयं कीजिए, ठीक है। अब जहांगीर, एक चीज़ और आ गया इसमें, जहांगीरी कलम से अकबरी कलम की चित्रकारी ग्रंथ से मुक्त कर दिया गया। जो जहांगीरी चित्र है, इसकी जो आत्मकथा जो है, अलग अलग सबकी अलग अलग आत्मकथा, मैंने आपको बताया कि हर किसी राजा का जब समय आता है, जब शासन काल रहता है, वो हर अपना आत्मकथा लिखता है। अगर हम बाबरनामा, जहांगीरनामा, ये अलग नामा, आईने अकबरी, सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि जहांगीरी कलम से अकबरी कलम की चित्रकारी लिखी ग्रंथ से मुक्त कर दिया। जो जहांगीरी कलम से जो अकबरकालीन जो चित्रकला जो लिखी गई थी, जो बनवाई गई थी जहांगीर के शासनकाल में, वो उससे मुक्त हो गई, ठीक है, उससे कोई उसका लेना देना नहीं रहा। अब जहांगीर ने अकारिजा नामक एक हेराती चित्रकार के नेतृत्व में अपनी नवीन चित्रशाला आगरा में शुरू की। अब यदि कोई क्वेश्चन बन जाता है, किस चित्रकार के अधीन आगरा की नवीन चित्रशैली का निर्माण करा गया है? अकारिजा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन उसी से रिलेटिव है जिसकी हमने अभी व्याख्या की, अब उसी से रिलेटिव क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप सभी लोग उसका आंसर दें। जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी चित्रण की संग्रहालय में स्थित है। अब ये हम संग्रहालय की बात कर रहे हैं, अब ये संग्रहालय को आपको पता नहीं है, मैं उसको बता देता हूँ। अब भारतीय सुंदरी का चित्रांकन वाराणसी भवन, भारत भवन है, इसे भारत भवन के नाम से जाना जाता है। भारत भवन वाराणसी में ये स्थित है, ठीक है, जहाँ पर जहांगीर के शासनकाल में जो सुंदरियों का जो चित्रांकन हुआ है वो भारत कला भवन, इसमें थोड़ा सा टूटी हो गई, सॉरी, भारत कला भवन वाराणसी। अगर अब कला भवन का नाम यदि आएगा तो वो कला भवन है भोपाल में, ठीक है। अब ये कह रहा है भारत कला भवन का ये जिक्र कर रहा है। कला भवन का निर्माण कहेगा तो भोपाल में, और भारत कला भवन का कहेगा तो ये कहाँ है, वाराणसी में स्थित है, ठीक है। जहाँ पर शाहजहाँकालीन, जिसका विवरण भारत कला भवन की वेबसाइट में भी दर्शाया गया है, ठीक है। वहाँ पर भी अगर इसकी जो वेबसाइट है, इस पर अगर आप चेक करोगे, वहाँ पर भी इसका चित्रांकन देखने को प्राप्त हो जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मैनीएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? बॉर्डर मतलब किसी भी पेंटिंग का जो हम आकार देते हैं, जो उसके जो लास्ट हम कोना छोड़ते हैं ऊपर आगे पीछे का, तो उसको क्या कहते हैं, हम बॉर्डर से निर्धारित करते हैं, जिसमें हम फ्रेम लगाते हैं या किस प्रकार की, उससे क्या होती है, उस पेंटिंग की शोभा और बढ़ जाती है। ठीक है, यदि हम आपका मान लीजिए हमने ये आपका ये पोर्ट्रेट बनाया है, ठीक है, अगल बगल हमने बॉर्डर छोड़ दिया है या इसमें फ्रेम चढ़ा दिया है, जो पूर्व में जो हमने आपको ये मान लीजिए ये पेंटिंग है आपकी, अभी आपको एक साधारण तौर पे दिखेगी, यदि जब इसको फ्रेम लगा दिया जाएगा ये और ज़्यादा निखरने जाएगी। ठीक है, बोर हो गए? कोई और? लक्ष्मी, यदि हम जहांगीर की बात करें ना, जहांगीरकालीन चित्रकला का प्रभाव ईरानी कला से मुक्त हो गया था। ठीक है, इसके समय में एक चश्मा चेहरों में बहुत ज़्यादा संख्या में बने, और यदि हम और चीज़ अगर देखें वर्तमान समय में, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में इसके चित्र जो प्राप्त हुए, वहाँ पर आप इस अगर कभी आपका कलकत्ता जाना होगा, इंडियन म्यूजियम है, तो वहाँ पर आप ये जहांगीरकालीन जो चित्रकला हैं, जो उसमें की चित्रकारी बनाई गई हैं, वहाँ पर म्यूरल पेंटिंग या इत्यादि पेंटिंगें रखी गई हैं। ठीक है, कभी आपका जाना होगा तो देखिएगा। अब कह रहा है कि हिंदुओं से संबंधित पौराणिक धार्मिक प्राय चित्रण बनसा हो गया था। इस समय के चित्रों के विषय अन्य साधारण तौर पर जनजीवन, प्राकृतिक चित्रण। अब हमने क्या करा, जहांगीर ने ये हर बादशाह क्या कर रहा है, देवी देवताओं पर या हिंदू चित्रांकन ग्रंथों पे बना रहा है ना, कोई रामचरितमानस पे, कोई भागवत गीता पे, कोई अलग अलग ग्रंथों के आधार पर जो भी है क्या कर रहे हैं, चित्रांकन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से हट के थोड़ा सा क्या हुआ, इन चित्रों पर इनका चित्रांकन होना बंद हो गया जहांगीर काल में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जहांगीर किस तरफ मुड़ गया था, प्रकृति की तरफ। यदि प्रकृति की तरफ मुड़ा है तो वहाँ पर ग्रामीण जीवन का चित्रांकन भी होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और आ जाओ, किसके दरबार में अब्दुल हसन ने ईसाइयों पर चित्र बनाए? बताओगे कोई? किसके दरबार में अब्दुल हसन ने ईसाइयों पे चित्रांकन किया? देखो, अगर अबुल हसन आ रहा है, पहले सोच लो अबुल हसन किसके समय का चित्रकार है, तो उसी के समय तो होगा, समझिए ना। आप कह रहे हैं अबुल हसन के जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था, ये तुम सब जानते हो। इसने 13 वर्ष की आयु में डेरियूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर की एक नकल बनाई। जहांगीर ने अब्दुल हसन की प्रशंसा कर अपनी जो आत्मकथा लिखी है तुर्क बाबरी, न जहांगीर, वहाँ तो तुर्क बाबरी लिखी गई थी, यहाँ तुर्क जहांगीरी में इसका क्या हो गया, वर्णन मिलता है इसके। अब मान लीजिए अब्दुल फैराक की बात करी थी, उस्ताद मंसूद की बात करी, अब्दुल हसन की बात करी, बिशन दास की बात करी, तो जो अकबर ये है, ये इसकी आत्मतुर्क जहांगीरी में इन सभी का चित्रांकन आपको देखने को मिलेगा, इनके बारे में वर्णन। अब यदि कोई राजा है, उसके साथ जो उसके सगा संबंधी जो मंत्रीगण हैं, उनका भी चर्चा होगा, या सिर्फ या किसी व्यक्ति विशेष पर ही पूर्णतः किताब छापी जाती है? नहीं छपती ना, कुछ बिंदु होती हैं, कुछ किसी में चर्चाएं होती हैं। इसी प्रकार से आपको इन चित्रकारों का भी पूर्णतः जीवन का वृत्तांत इस तुर्क जहांगीरी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हुआ इतना। चलो हम बस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको इसके बाद मुक्त करते हैं। ठीक है, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? अब एक क्वेश्चन आ गया नहीं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? अब संगीतज्ञ का शौक किसे था, पहले ये देखो।
संगीत इत्यादि किसके शासनकाल में बसते थे? अकबर के ना। बस उत्तर वही है। अकबर ने अपने दरबार के महान संगीतज्ञ तानसेन से प्रारंभिक शिक्षा हरिदास से भेंट की थी। हरिदास जो शिक्षक था उससे क्या करे? भेंट, मतलब जान पहचान, हेलो हाई, यही तो होता है। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। तानसेन ने वाद्य यंत्रों की रुद्र वीणा का आविष्कार किया। आज जो वीणा होती है, रुद्र वीणा जो बजाते हो, वो किसकी देन है? तानसेन की है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम का उल्लेख किया है। अब एक ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आ जाता है। अबुल फजल ने आईने अकबरी, अब ये आईने अकबरी क्या है? अकबर की क्या है? आत्मकथा, जिसमें 36 संगीतकारों का नामों का उल्लेख किया गया है। अबुल फजल ने तानसेन के बारे में लिखा है। देखो अबुल फजल ने तानसेन के बारे में क्या शब्द लिखे हैं? इस जैसा गायक पिछले हजारों वर्षों में कोई नहीं था। ये महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि भैया तानसेन जैसा संगीतज्ञ और संगीतकार शायद ही हजारों सालों से इस धरातल में पैदा होगा। और दूसरी तरफ इनके एक छोटी सी पंक्ति है, उन्होंने कहा अनंत काल तक शायद कोई ऐसा संगीतज्ञ इस धरातल में उपस्थित होगा, मतलब पैदा होगा। ठीक है, इतना ध्यान रख लिया। थैंक यू।